दुबई एक ऐसी जगह है जिसको सपनों की दुनिया भी कहा जाता है। हर बीतते दिन के साथ एक नई बिल्डिंग आसमान की ऊंचाइयों को लांघने की कोशिश कर रहा है। 2003 में दुबई में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, जो एक 300 आइलैंड्स का ग्रुप था, जहां पर लग्जरी विलास और सारे दूसरे लग्जरी फैसिलिटीज जैसे कई सारे होटल्स, कई सारे मॉल्स और सारी फैसिलिटीज जो आप नाम लेंगे वो वहां पर अवेलेबल होंगी। ये जो प्रोजेक्ट था द वर्ल्ड नाम का, वो वर्ल्ड के शेप का होने वाला था। आसमान से देखने पर वो पूरी तरीके से अर्थ की तरह दिखने वाला था। जब इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रमोशन किया जा रहा था, उस समय में इस प्रोजेक्ट को दी पैराडाइज का नाम भी दिया गया था, यानी कि ये जो जगह था वो जन्नत से कम नहीं माना जाता था। तो अगर ये इतनी ही अच्छी थी, ये इतनी ही सुंदर थी और ये इतने बड़े चर्चा का विषय बन चुकी थी, तो वो आज के टाइम पे आखिर पूरी तरीके से वीरान क्यों है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा मैसिव प्लान किस तरीके से फेल हो गया? दुबई के शेख का ख्वाब क्यों ख्वाब बनकर ही रह गया? जानेंगे इस वाले वीडियो में। थोड़े दुबई के शुरुआत के दिनों के बारे में जानते हैं। आखिर दुबई कैसे आज जहां पर है वहां तक पहुंचा? दुबई 30 साल पहले तक एक पूरी तरीके से बंजर जमीन था। सिर्फ एक ही हाई राइज दुबई के पूरे वीरान रेगिस्तान के बीच में। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 30 इयर्स, उस वीरान डेजर्ट की जगह आज हाई राइज बिल्डिंग्स ने ले ली है और उस जो एक इकलौती बिल्डिंग थी पूरे वीरान रेगिस्तान में, वो आज दी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की भर्तियों की वजह से आज दुबई की किस्मत पूरी तरीके से पलट चुका है। कुछ ऐसा पलटा है कि जो दुबई 30 साल पहले तक 100% डिपेंडेंट था फ्यूल के ऊपर, आज सिर्फ 3% फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है। उनका इकोनॉमी इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि बुरे से बुरा रिसेशन भी वो इजीली संभाल लेते हैं। चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा या चाहे वो दुनिया की इकलौती 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो, दुबई हैज एवरी लग्जरी यू कैन एवर थिंक ऑफ। दुबई में कंस्ट्रक्शन की जगह काफी कम है। इस वजह से दुबई को अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड करना पड़ा। जैसे दुबई के शेख को समुद्र की तरफ बढ़ना पड़ा और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ा। और इस एक्सटेंशन के प्लान में उन्होंने कई सारे ऐसे आइलैंड्स बनाए जो समुद्र के तेज लहरों को संभाल कर रह रही थी। जब दुबई का बुर्ज अल अरब यानी कि दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल इनॉग्रेट हुआ था, दुबई पूरी तरीके से जो वेस्टर्न टूरिज्म था वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। उसके बाद दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और वहां पर बीचेस की भी कमी पड़ने लगी। दुबई, जिसका कोस्ट लाइन कुछ महज 70 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, अब दुबई के शेख को ये लगने लगा कि कोस्ट लाइन को आगे बढ़ाने का सही समय आ चुका था। उस जगह में जहां पर कोई चीज आम नहीं होती, वहां पर ये कोस्ट लाइन को एक्सटेंड करने का काम आम कैसे होता? वहां पर जो एक्सटेंशन का प्लान था वो शुरू हुआ महज 3 आइलैंड से, जहां पर उन्होंने अपना आइलैंड्स बनाने लगे समंदर के ऊपर। उन्होंने अपने यूनिकनेस को डिपिक्ट करते हुए ऐसे आइलैंड्स बनाए जो आसमान से देखने पर पाम ट्रीज की तरह लगते। जो 3 आइलैंड्स बन रहे थे, यानी कि पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा, ये तीनों अपने नाम की तरह बिल्कुल ही एक पाम ट्री की तरह शेप्ड थे। 2001 में पाम जुमेरा का काम शुरू हुआ। ये पहले इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये कहा जाता है कि वो सबसे छोटा आइलैंड था इन तीनों में से। सिर्फ पाम जुमेरा को बनाने से ही दुबई का कोस्ट लाइन कुछ 56 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे बढ़ जाता, यानी कि एक्सपैंड हो जाता, जो कि कुछ 80% का इंक्रीमेंट था उनके उस टाइम के कोस्ट लाइन से, जो कुछ 70 किलोमीटर के आसपास का था। इन तीनों प्रोजेक्ट का जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और ये एक शेप लेने लगी, तब ये एक मैग्नेट की तरह लोगों को अपने तरफ खींचने लगी और ये एक ह्यूज मास ऑफ पीपल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मानो या ना मानो, लेकिन दुबई के दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट ने जो तीनों आइलैंड के बाद इनॉग्रेट हुआ था, उसके सामने ये तीनों पाम आइलैंड पूरी तरीके से फीके पड़ रहे थे। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट का नाम ही उसके बारे में सब कुछ बता देता है। इस प्रोजेक्ट में पूरा जो कंस्ट्रक्शन में होगा वो वर्ल्ड के शेप में होगा और हर कंट्री के नाम का एक अलग आइलैंड होगा, यानी कि कुछ 300 आइलैंड्स होंगे जो अलग अलग कंट्री के नाम से बने होंगे। कुछ छोटे आइलैंड्स होंगे और कुछ बड़े आइलैंड्स होंगे। 2003 में इस वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। ये वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो था वो दुबई के मेन सिटी से कुछ सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इस पैराडाइज यानी कि इस जन्नत का वनाबट समुद्र के तेज लहरों को रोक कर किया जा रहा था। जो वर्ल्ड आइलैंड्स था वो नॉर्मल पीपल के लिए टारगेट ही नहीं किया गया था। वो जो इलाइट क्लास थी, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, उनके लिए एक प्लेग्राउंड बनने वाला था। द वर्ल्ड आइलैंड के इस प्रोजेक्ट में सबसे छोटे आइलैंड का भी कॉस्ट था कुछ 15 मिलियन $, जो आज के टाइम पे इंडिया में कुछ 120 करोड़ के आसपास है। और मीडियम साइज या बड़े आइलैंड्स का कीमत कुछ $50 मिलियन के आसपास के रखी गई थी, जिसका कीमत इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते तो कुछ 400 करोड़ के आसपास बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने अपने कुछ $14 बिलियन खर्च कर दिए थे।
इस $14 मिलियन को दुबई गवर्नमेंट यूज करने जाए तो वो कुछ 7 बुर्ज खलीफा बना सकते थे और कुछ 14 बुर्ज अल अरब बना सकते थे। लेकिन दुबई के शेख को समंदर से पैसा कमाना और उनको समंदर में भी अपना इनकम जनरेट करवाना था, तो उनके लिए महज एक रास्ता रह गया था दी वर्ल्ड आइलैंड्स का प्रोजेक्ट। इसलिए उन्होंने दी वर्ल्ड आइलैंड्स का प्रोजेक्ट वहां पर शुरू कर दिया। बड़ी आशाएं रख वर्ल्ड आइलैंड्स का जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दुबई का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मिट्टी में यानी कि समंदर में मिल गया और 12 सालों से ये क्यों वीरान बनकर पड़ा हुआ है। चलिए तो इस वीरान होने के पीछे क्या कारण है उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1, सबको यही उम्मीद था कि द वर्ल्ड आइलैंड्स का जो डिजाइन होगा यानी कि जो पूरी तरीके से सेफ होगा, वो दुनिया की तरह होगा, यानी कि वर्ल्ड की तरह होगा। हर कंट्री के लिए एक अलग आइलैंड होगा। लेकिन जब पूरा प्रोजेक्ट बन चुका यानी कि आइलैंड्स अपने शेप लेने लगे, तब ये सामने आया कि दुबई का द वर्ल्ड आइलैंड्स का प्रोजेक्ट ओरिजिनल वर्ल्ड का जो आउटले था उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। इस कारण से इन्वेस्टर्स और वहां के बायर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पड़ी। लेकिन जैसे तैसे करके दुबई में द वर्ल्ड का लॉन्च कर दिया गया 2008। ये वो साल था जहां पर पूरी दुनिया बुरी तरीके से रिसेशन का मार सह रही थी। इसके वजह से दुबई में भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे जा चुके थे और दुबई में द वर्ल्ड आइलैंड्स में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए थे वो भी बैकअप करने लगे और उस डेट से लेकर आज तक वहां पर कंस्ट्रक्शन धीमी गति से ही चल रही है। रीजन नंबर 2, इस बुरे समय को यानी कि इस रिसेशन के समय को और खराब बनाते हुए ये खाली पड़े आइलैंड समंदर खाया जा रहा था। यानी कि इन आइलैंड्स में बहुत इंटेंसिव इरोजन होने लगा था। जो सैंड को वहां पर स्टॉप किया गया था यानी कि रुकाया गया था वो समंदर में बहने लगा और आइलैंड्स की साइज छोटी होने लगी। इस चीज को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला और दुबई को एक बहुत बड़ा नाकामी फेस करना पड़ा, जहां पर जाकर धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट द वर्ल्ड प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से हटने लगा और एक समय आया कि वो जगह पूरा ही वीरान पड़ गया। ये जो रेत था वो तो कहीं आसमान से नहीं आया था और कहीं से तो बनाया नहीं गया था, वो पहले से नेचुरल रिसोर्स की तरह बना हुआ था और दुबई गवर्नमेंट ने इसको समंदर से लेकर ही आइलैंड्स बनाए थे। अब समंदर अपनी रेत वापस मांगने लग रहा था। वहां पर जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया गया था उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। सैंड जो डिप्लीट हुआ था सी से, उसके वजह से सी के जो लहर है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आने लगा। इन लहरों के बदलाव के कारण से सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड्स में ही नहीं पूरे दुबई के कोस्टलाइन में बहुत ज्यादा इरोजन होने लगा, जिसके वजह से दुबई का कोस्टलाइन जो आगे बढ़ रहा था यानी कि एक्सटेंड हो रहा था वो बहुत ज्यादा इरोड होकर कम होते गया। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन में अभी देख रहे हैं वो 2002 की इमेज है, जहां पर दुबई की जो कोस्ट लाइन थी वो पूरी तरीके से सीधे लाइन में थी। लेकिन ठीक 6 साल बाद ये जो इमेज है वो है दुबई के उसी कोस्ट लाइन का जो सीधे लाइन पर था, मगर इरोजन की वजह से वो जो कोस्ट लाइन सीधा था वो अभी सीधा होकर और नहीं है। वहां पर इतना ज्यादा इरोजन हो चुका है कि कोस्ट लाइन में कई सारे कट्स आ चुके हैं। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स और इलाइट क्लास को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाना बहुत हद तक बंद कर दिया। इसको मद्देनजर रखते हुए दुबई के जो हायर अथॉरिटीज है उन्होंने सारे आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन में एक इंस्टेंट हॉल्ट लगा दिया और हालत इतनी खराब हो चुकी थी उनको कई सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। उस कोड को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए दुबई के हिज हाइनेस ने अपने गलतियों को माना और उनको सुधारते हुए और कई सारे ऐसे हाईटेक मॉडर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो दुबई को एक और ज्यादा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहा है। जैसे दुबई का जो म्यूजियम अभी बना है, दुबई में एक रोटेटिंग होटल बन चुका है और ऐसे कई सारे अट्रैक्शंस है जो दुबई में बन चुके हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और एक लग्जरियस लाइफ एक्सपीरियंस करके आते हैं। दुबई का ये जो पर्क है यानी कि जो लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करने का जो पर्क है वो आज तक कोई और ठीक से बीट नहीं कर पाया। दुबई आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है उस रिच इलाइट क्लास के लिए और वहां पर जाकर कई सारे लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर अपना बचत पे दिखाने की कोशिश करते हैं। दुबई में कई सारे इंडियंस भी जाकर सेटल्ड है और दुबई आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा डाइवर्स स्टेट बन चुका है। वहां पर दुनिया के हर कोने से लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन दुबई की स्ट्रक्चर के पीछे भी कई सारे राज छुपे हुए हैं और दुबई की जो डार्क सीक्रेट्स है उसके बारे में वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी शानदार और नई वीडियो देखने को मिलेगी। जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर बिल्कुल जाइएगा, जैसे आपको जब भी एक नया वीडियो इस चैनल में आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। तो बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो।
बूम।